दोस्तों आइए हम बात करते हैं पुनर्जागरण की विशेषताओं के बारे में। सबसे पहला था कि पुनर्जागरण से तर्क पर बल दिया गया। पुनर्जागरण में मध्यकालीन मध्ययुगीन धर्म और परंपराओं से निरंतर चिंतन को मुक्त करके तर्क को बढ़ावा दिया गया। इस युग में अरस्तु के तर्क शास्त्र का गहरा प्रभाव पड़ा। पेरिस, बोल्गोवा, ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज आदि विश्वविद्यालयों ने तर्क की विचारधारा को आगे बढ़ाया और उसी बात को सही मानने का निर्णय किया जो तर्क की कसौटी पर सही उतरते थे। दूसरा दोस्तों, बल का प्रयोग। इस काल में विचारों की पुष्टि के लिए प्रयोग का महत्व बढ़ा। इस भावना का संकेत एक अंग्रेज रोजर बेकर की रचना आपस में इसके उदाहरण से मिलता है। हम ज्ञान को दो प्रकार से प्राप्त कर सकते हैं, वाद विवाद तथा प्रयोग द्वारा। वाद विवाद के प्रश्न का अंत होता है, हम उसी पर सोचना बंद कर देते हैं, किंतु इसमें प्रमाण नहीं होता। इससे तो संदेश समाप्त होता और मस्तिष्क को शांति प्राप्त होती है। यह बात तब तक नहीं होती जब तक कि अनुभव एवं प्रयोगों द्वारा सत्य की प्राप्ति नहीं हो जाती। वस्तुतः रोजर बेकर के प्रयोगात्मक खोज प्रणाली का अग्रदूत था। उसके प्रयोग के आधार पर ही गैलीलियो और कोर्पिनस के सिद्धांत को अकट्य साबित किया गया। तीसरा दोस्तों, मानववाद का समर्थन। पुनर्जागरण की एक विशेषता मानववाद थी। मानववाद का अर्थ है मानव जीवन में रुचि लेना, मानव की समस्याओं का अध्ययन करना, मानव का आदर करना, मानव जीवन के महत्व को स्वीकार करना तथा उसके जीवन को सुधारना एवं उन्नत बनाने का प्रयास करना। प्राचीन साहित्य में जीवन के प्रति एक विशेष रुचि झलकती है, क्योंकि यूनानी लोग उस संसार में पूर्ण दिलचस्पी रखते थे जिसमें वे रहते थे। पुनर्जागरण में परलोक की अपेक्षा लौकिक रुचि को महत्व देने से विचारधारा का मानववाद कहा गया। इससे मनुष्य के विचार एवं कार्यों धर्म की बंधनकारी शक्ति का पतन का बोध होता है। यूनानी एवं रोमन शैली आर्थिक तत्वों जिनमें मध्यकालीन युग के पूर्व अपेक्षा की गई थी, प्रबल समर्थन प्रोत्साहन द्वारा मध्यकालीन धार्मिक भावनाओं, दर्शन, कला और शिक्षा का सक्रिय विरोध किया गया। मानववादी लेखकों की दिलचस्पी अब जीते जागते लोगों में, उनकी खुशियों में और गमों में थी। उन्होंने अपने समय की तूफानी जिंदगी के बारे में लिखा। अपनी कविताओं से लोगों को सशक्त भावनाओं को अधिक किया और मानववादियों को समझ में जीवन का लक्ष्य और सर्वोपरि सुख ईश्वर की सेवा करना है या सैनिक कारनामों का दिखावा नहीं, बल्कि लोगों की भलाई के लिए काम करना है। मानववादी ऐसे सर्वतोमुखी विकसित और समाजपूर्ण का मनुष्य का सपने देखते हैं। मानववादी जनता सुसंस्कृत बनाने के लिए प्राचीन रोमन एवं यूनानी साहित्य अध्ययन पर जोर दिया। पेट्रक की अग्रवादी उन्होंने अंधविश्वासों और धार्मिक अधिकारियों की जीवन प्रणाली की खिल्ली उड़ाई। उन्होंने परलोक चिंतन के बजाय इस लोक के जीवन को आनंदपूर्वक व्यतीत करने पर जोर दिया। वह मध्य युग की विचारधारा समस्त अंकुशों से मुक्त करना चाहते थे, जिससे मनुष्य की प्रकृति के निकट पहुंचकर नौसंग आनंद प्राप्त कर सके, क्योंकि धार्मिक अंकुश अधीन वे अपनी स्वाभाविक प्रवृत्तियों को विकसित नहीं कर पा रहे थे। वास्तव में धर्मनिरपेक्षता की भावना मानववाद की मुख्य विचारधारा थी। इंग्लैंड के टॉमस मूर ने अंग्रेजी भाषा में यूटोपिया लिखकर यह प्रमाणित कर दिया कि प्रख्यात मानववादी बनाने के लिए इतावली भाषा का अध्ययन आवश्यक नहीं है। 15वीं शताब्दी में मानववादी आंदोलन के महत्वपूर्ण संदर्भ में 4 बातें उल्लेखनीय हैं। प्रथम, इटली के मानववादियों ने मानव के बौद्धिक विकास और स्वतंत्र चिंतन में सहयोग दिया। दूसरा, मानववादियों द्वारा ग्रीक साहित्य की पुनर्स्थापना ने चर्च के लेखों व साहित्यों का स्थान ले लिया। तीसरा, गद्य और पद्य में प्रकार की रचनाएं हुई जिन्होंने वर्तमान साहित्य को प्रभावित किया। चौथा, इटली में मानववादियों ने आलोचना दृष्टि को जन्म दिया, जिसने ऐतिहासिक आलोचना का सूत्रपात किया। चौथा दोस्तों, सहस्त्र शयन की उपासना। पुनर्जागरण की एक विशेषता थी सहज सौंदर्य की उपासना। यह उपासना भौतिक एवं मानसिक दबाव से मुक्त थी। कला मानववादी प्रभाव को सटीक एवं यथार्थ पक्षों पर बल के रूप में देखा जा सकता है। कला के मानववादी प्रथा सटीक यथार्थ पक्षों पर बल में देखा जा सकता है। इटली के कुछ कलाकार जैसे लियोनार्दो दा विंची, अल्बर्टी आदि ने कला वैज्ञानिक मापदंडों को लागू करने की संभावनाओं के प्रति इतने मुग्ध थे कि उन्होंने इस विषय पर विलुप्त साहित्य का निर्माण किया। लियोनार्दो दा विंची लिखते हैं कि अच्छे चित्रकार के 2 प्रमुख चीजों के चित्रण करना होता है, मनुष्य और उसके मन की भावना है। दोस्तों कैसी लगी हमारी छोटी सी जानकारी? प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।